आज टाइम टू क्लास होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे हम जो है इकोनोमेट्रिक्स के इंट्रोडक्शन को लेके चल रहे हैं और उसमें हमने इसकी मेथडोलॉजी फंक्शंस वगैरह देखे और उसके साथ साथ लास्ट लेक्चर में हमने टच दिया था रिग्रेशन को। रिग्रेशन को हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो देन वी हैव टू क्लासिफिकेशन, दैट इज वन इज़ कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड अदर वन इज़ कॉल्ड मल्टीपल और जनरल लीनियर रिग्रेशन. Simple linear regression, that if we have one independent and one dependent variable, then the regression we will be called simple linear regression. और अगर हमारे पास एक dependent और more than one independent variables होंगे तो that regression will be called general linear regression. बेटा इसी तरह सिंपल लीनियर रिग्रेशन जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो तब तक आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर चुके होंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे भी और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड पे भी, और आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हो, आपका इसका कॉन्सेप्ट होगा और रिवीजन आपकी जब आपने असाइनमेंट बनाई होगी तो इन कॉन्सेप्ट की हो गई होगी. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक हमने कॉन्सेप्ट लेके चलना है और जो उसके एस्टिमेटर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. बाद में जाके हम उसको नेक्स्ट लेवल पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए रेप्लिकेट करेंगे उन चीज़ों को. इसी तरीके से बेटा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड क्योंकि इसमें स्क्वायर्स को मिनिमाइज़ किया जाता है, स्क्वायर्स मिनिमम होते हैं इसलिए इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है और क्लासिकल लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है. डिफरेंट मेथड्स होते हैं एस्टिमेशन में जिसमें मोस्टली जो यूज़ होता है या बेस्ट मेथड जो है वो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कहलाया जाता है. बट आपको पता है कि स्टेटिस्टिक्स में मोस्टली जो भी टेक्निक्स, जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उसकी कोई ना कोई एजम्पशंस होती हैं. एजम्पशंस जब आप लेते हैं डिफरेंट मेथड्स की तो वो उसका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे अभी डिफरेंट एजम्पशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये अजम्पशंस फुलफिल नहीं होंगी तो तब हम क्या करेंगे. ये बहुत वैलिड और एक अच्छा क्वेश्चन है जो माइंड में आता है जब आप अजम्पशंस पढ़ते हैं, क्योंकि रियल लाइफ डाटा में, रियल लाइफ एग्जांपल्स में कभी भी आइडियली अजम्पशंस जो हैं वो सारी फुलफिल नहीं होती. तो उसके लिए क्या होता है बेटा कि अजम्पशंस की वायलेशन जब होगी तो उसके लिए हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स में हर अजम्पशन की वायलेशन पे एक अलग से मेथड है, एक अलग से टेक्निक है जिसको हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम अजम्पशंस देख लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट हायर लेवल्स पे आई गेस आपके इस सेमेस्टर में, शायद जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बारी बारी इन अजम्पशंस की वायलेशंस को भी पढ़ेंगे. तो वायलेशंस में जो है वो अगर सबसे पहले हम अजम्पशंस देखें तो क्या है. नंबर वन अजम्पशन इज एक्स इज ए फिक्स्ड वेरिएबल. अच्छा, अब हम यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें इसलिए सिंपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की बात हो रही है, और अगर ये जनरल लीनियर रिग्रेशन आप आगे जाके जब देखेंगे तो यहाँ मोर देन एक्स की बात होगी. तो हमारी सबसे पहली एजम्पशन क्या है कि एक्स मतलब जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इज ए फिक्स्ड वेरिएबल. दैट मीन्स कि वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटर, कि उसकी वैल्यूज को हम एस्टिमेट नहीं करते बल्कि एक्सपेरिमेंटर जो है उसको डिटरमिन करता है, वो वैल्यूज फिक्स होती हैं. सेकेंड एजम्पशन भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में है, दैट एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वैल्यूज, कि एक्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वैल्यूज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है. मीन्स कि एक्स के अंदर 10 वैल्यूज़ हैं, 15 हैं, 20 है, 100 वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं. ये नहीं कि एक वैल्यू के आने की वजह एक वैल्यू दूसरे पर डिपेंड कर रही हो. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की जो है एजम्पशन है, दैट एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वैल्यूज़. नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा थर्ड एजम्पशन है, थर्ड एजम्पशन इज एरर टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली विद जीरो मीन एंड सेम वेरियस. के एरर टर्म के ऊपर हमारी एक एजम्पशन है कि एरर टर्म जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मीन्स ये भी डिपेंड नहीं कर रहे होते एक दूसरे के ऊपर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या है, विद जीरो मीन और सेम वेरियंस जो है. अच्छा, अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई जीरो, क्योंकि हमने कहा है कि इसका मीन जीरो होता है, और वेरियंस वी एप्सिलॉन आई सिग्मा स्क्वायर है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई स्क्वायर. और ये चीज़ें अगर आपने जब डिस्कशन पढ़ी होगी तो ये ज़रूर चीज़ें डिस्कस हुई होंगी कि अगर हम वेरियंस का फार्मूला एक फार्मूला वेरियंस के अगर फार्मूलाज में देखा जाए तो इस तरह से भी हम लिखते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू और फिर इनसाइड एप्सिलॉन आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आई. आपने ऑब्वियसली जब इसको पढ़ा होगा तो एक्स की फॉर्म में पढ़ा होगा, तो यहाँ एक्स की जगह हमारे पास वेरिएबल एप्सिलॉन आई है, इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसको ओपन किया. और चूंकि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई जीरो है तो ये जीरो होने की वजह से वेरियंस एप्सिलॉन आई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आई का स्क्वायर जो है वो सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और उसको हमने सिंबॉलिकली बताया कि वो सिग्मा स्क्वायर की इक्वल है. एक और हमने बात क्या की थी कि एरर टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है कि कोवेरियंस एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे इक्वल्स टू जीरो है. इसी तरह अगर हम इसको मैथमेटिकली ऊपर वाली अजम्पशन को भी देखें
तो हमारे पास कोवेरियंस अगर हम देखें तो एक्स आई एक्स जे आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे, जहाँ पे हमने कहा है कि ये आपके इंडिपेंडेंट है। एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो मीन्स कोवेरियंस एक्स आई एक्स जे जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये आपकी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर या क्लासिकल लीस्ट स्क्वायर मेथड की जो है वो चंद एक एजम्पशंस हैं जो वायलेट होती हैं। तो इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है इसको हम एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे, बट पहले आपको एजम्पशन ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा जी, कि एजम्पशंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई डाटा आता है तो आपको हाउ यू पीपल विल कम टू नो दैट आपने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड ही लगाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी एजम्पशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और मेथड है बेटा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का वर्ड सुना होगा आपने, कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक फंक्शन हम बनाते हैं, उसके थ्रू हम एस्टिमेटर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास ये 2 मेथड जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। हम इसकी assumptions भी देख लेते हैं। इट गिव्स सच वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर विच मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड फंक्शन। अगर आप देखें तो ऊपर जो आपके पास कॉन्सेप्ट है लीस्ट स्केयर का, कि ये स्केयर्स को मिनिमाइज करता है, जबकि अगर आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखें तो ये सच वैल्यूज ऑफ पैरामीटर विच मैक्सिमाइजेज द प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड फंक्शन, इसमें पैरामीटर्स की वैल्यूज को मैक्सिमाइज करके और फिर वैल्यू फाइंड की जाती है। अच्छा जी, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन होता है जॉइंट फंक्शन। जॉइंट फंक्शन जो भी वेरिएबल है उसका जॉइंट मींस अगर एप्सिलॉन जो है वो वेरिएबल है तो आपने इसके जॉइंट फंक्शन लिखना है, मतलब एप्सिलॉन्स कितने आई की वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रही है, तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n तक का जॉइंट फंक्शन आपने लिखना है। जॉइंट फंक्शन मतलब ये जिस फंक्शन को मतलब ये अगर फॉलो करता है उसी फंक्शन को आपने n टाइम्स लिखना है। ये आगे आएगा तो वो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस मेथड की भी बेटा कुछ ना कुछ एजम्पशंस हैं। ऑब्वियसली हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करें या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर यूज़ करें, एजम्पशंस हर किसी की अपनी है। इसकी एजम्पशन देखते हैं। फर्स्ट वन, सेम एजम्पशन, एक्स आर फिक्स्ड वेरिएबल्स, के जो आपके एक्स वेरिएबल्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स वेरिएबल होगा। सेकंड, एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकंड भी इसकी सेम एजम्पशन है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब 2 वैल्यूज एक्स की आपस में डिपेंड नहीं कर रही होती। थर्ड वन इज एरर टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली विद 0 मीन एंड सेम वेरिएंस, थर्ड भी सेम है। इसका डिफरेंस कहाँ आएगा बेटा? फोर्थ एजम्पशन से। पहली तीनों एजम्पशन दोनों मेथड में सेम है, सिर्फ एक डिफरेंट एजम्पशन है, दैट इज फोर्थ वन, जो कहलाती है एरर टर्म्स फॉलोज इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से शायद थोड़ा सा मिसिंग है, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फ़र्क क्या है? आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर और एमएलई में आप एज्यूम करते हैं कि आपकी एरर टर्म सिर्फ इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि फॉलो करती है इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अगर आप देखें तो थर्ड प्लस फोर्थ को अगर हम मिलाएं तो इन दोनों एजम्पशंस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरर टर्म्स फॉलोज इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 मीन एंड सेम वेरिएंस। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि एरर टर्म मतलब ये साइन जो टिल्टेड साइन है मींस फॉलो करता है किस डिस्ट्रीब्यूशन को? नॉर्मली इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल। ये NII का मतलब है नॉर्मल इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल, और ये 0 इसके मीन को शो कर रहा है और ये सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस को और n नॉर्मल को शो कर रहा है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल मीन्स कि सारे एप्सिलॉन्स जो हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहे हैं, NII, और 0 मीन है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये 2 मेथड्स हमने डिस्कस किए और ये डिफरेंट एस्टिमेटर्स फाइंड करने के मेथड हैं, और अभी हम इन मेथड से एस्टिमेटर्स को फाइंड भी करेंगे। बट सबसे पहले आपको थोड़ा सा नो हाउ दी है कि अगर ये मेथड्स आप यूज़ करते हैं तो उनकी कुछ एजम्पशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जब इनकी एजम्पशंस वायलेट होंगी तो ऑब्वियसली हम किसी और एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे, प्रोसीजर की तरफ, क्योंकि वायलेशन की सूरत में ये वाले प्रोसीजर हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। एजम्पशंस बेटा यहाँ तक आपको पता चल गई और आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो ये आपकी रिवीजन्स ही हैं। अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन या ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, इनसे अगर आपकी नो हाउ है तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पहले आपने पढ़ी होंगी, बट हमारी दोबारा से एक समझें कि रिवीजन भी हो गई और हमने अपनी बेस लाइन भी रख ली है। OLS एस्टिमेटर्स क्या हैं? ये OLS मेथड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम एस्टिमेटर्स कैसे फाइंड करते हैं ये मैथमेटिकली हम फाइंड करने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपने ये भी एस्टिमेटर्स भी ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन हम दोबारा से इन एस्टिमेशन प्रोसीजर्स को देखते हैं कि हम OLS मेथड के साथ सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एस्टिमेटर्स को कैसे फाइंड करेंगे। अब आपके पास अगर बेटा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जैसे y = α + βx + एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन एरर को कभी आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आप एस्टिमेट कर सकें तो सारे फैक्टर्स
हमारा तो मसला ही हल हो जाए। लेकिन रिग्रेशन मॉडल या इकोनोमेट्रिक्स मॉडल या स्टैटिस्टिकल मॉडल में मसला ही होता है कि आप सारी चीज़ें कभी भी एस्टिमेट या डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर हम डिटरमिन कर सके तो वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बन जाएगा, इकोनोमेट्रिक या स्टैटिस्टिकल मॉडल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ तो एस्टिमेट नहीं होगी। मीन्स एस्टिमेट होना है अल्फा और बीटा ने, एक्स हमने कह दिया फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, अल्फा और बीटा ने एस्टिमेट होना है। और फिर एक इक्वेशन बनेगी जो इक्वेशन शो क्या करेगी कि ये जो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है ये इस इक्वेशन या इस रिलेशनशिप के थ्रू इस पे एक्स पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स कि वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करना है तो हमें पहले कुछ प्रॉपर्टीज या एजम्पशंस जो हम ऊपर पढ़ेंगे वो हमने यहाँ लिख दी हैं। कैरर के ऊपर हमने एजम्पशंस लगाई हुई थी कि इसका मीन 0 है, इसका वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है और जो कोवेरियंस टर्म है इसकी 0 है। अच्छा, इफ ए एंड बी आर एस्टिमेटर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा देन एस्टिमेटेड इक्वेशन इज। एस्टिमेटेड इक्वेशन ये भी चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। ये आपका ओरिजिनल मॉडल है, आपने एस्टिमेटेड कैप का साइन जो है वो एस्टिमेटेड उसको शो करता है। a प्लस बी एक्स, इसमें एप्सिलॉन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, ये आपका एस्टिमेटेड मॉडल आ गया। और सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल्स। अब ऑब्वियसली आपने रेजिडुअल का कॉन्सेप्ट, रेजिडुअल का मतलब होता है, अगर आपको याद हो तो छोटी क्लासेस में आपने ज़रूर ये प्रैक्टिकल किया होगा कि वो एक आप पेपर लेते थे और फिल्टर पेपर और उसके ऊपर आप पानी या जो भी आपको केमिकल दिया जाता था वो पास करते थे और हम कहते थे ये जो बच गया है ये रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब होता है जो चीज़ बच जाए। अब बचने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल हमारे पास वैल्यूज़ ये हैं जो हमने एस्टिमेट किया, मॉडल ये है। तो अगर y माइनस वाई हैट करूँ तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, रेजिडुअल। मीन्स कि ये मॉडल ओरिजिनल था लेकिन मैं ये एस्टिमेट मैंने किया, ओरिजिनल मॉडल को मैं फाइंड नहीं कर सकती, मैंने एस्टिमेट किया है। तो एस्टिमेट करने में जो कमियां रह गई हैं वो सारी चीज़ें किस में जाएंगी, वो रेजिडुअल में जाएंगी। हमने रेजिडुअल को फॉर एग्जांपल कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इस बुक में नोटेशन m यूज़ हुई है तो हमने भी इसको m दे दिया है कि m जो है हम m से हमने सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल, सिर्फ रेजिडुअल नहीं उसका हमने सम ऑफ स्क्वायर भी कर दिया है। रेजिडुअल आपका सिर्फ इतना था, y माइनस वाई हैट को रेजिडुअल कहते हैं, लेकिन आपने इसको स्क्वायर भी किया और साथ में सम भी कह दिया। ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल्स, एस का मतलब सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल्स। यही हमारी बेस लाइन इक्वेशन बनेगी जिसको यूज़ करते हुए हम अपना जो है वो एस्टिमेटर फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, आपके पास m इक्वल्स टू समेशन y, ऐसे ही y हैट की जगह उसकी हमने मॉडल की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज़ a प्लस बी एक्स। ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स अक्सर, खैर मैं जब पूरा करवा दूंगी तो मैं आपको हिंट्स भी दूंगी, लेकिन अक्सर जब ये समझे कि जब मैं स्टूडेंट थी तो सबसे पहले ये चीज़ जहन में आती है क्योंकि आपने क्रैमिंग नहीं करनी। तो जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मेरा मकसद होता था क्रैम नहीं करना, चीज़ें लॉजिकली याद हो। तो कैसे भाई पता चलेगा कि इस स्टेप पे आके वाई हैट की वैल्यू ही पुट करनी है। अब ये देखिए कि आप करने क्या जा रही हैं, ये बेसलाइन इक्वेशन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ये बेसलाइन इक्वेशन हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइंड करने हैं एस्टिमेटर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एस्टिमेट कर रही होगी अल्फा और बीटा को। मीन्स हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। तो जिसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ऑब्वियसली लॉजिक यही कहता है कि सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाए इक्वेशन में। अगर वो इक्वेशन में होगा ही नहीं तो उसकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या किया, वाई हैट की जगह उसकी वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, a प्लस बी एक्स, क्योंकि ये माइनस का साइन था तो उसकी वजह से ये माइनस साइन हो गए दोनों, a माइनस बी एक्स होल स्क्वायर ऐसे ही रहा। ठीक हो गया, आई होप सो यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है। नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, लीस्ट स्क्वायर मेथड जब भी आपने अप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने नॉर्मल इक्वेशन शायद पढ़ी होंगी, डायरेक्ट भी आपको आती होंगी, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा होता है वो क्या है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से ले रहे हैं बेटा, जिसकी आपने ए और बी दोनों के एस्टिमेटर फाइंड, अल्फा और बीटा के फाइंड करने हैं तो पहले आप एक दफ़ा ए के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड टाइम आप बी के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे जी, पार्शियल डेरिवेटिव एम, और हमने ए के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए इसको इस तरह से लिख लिया इक्वल। डेरिवेटिव आप सबको पता होगा कि डेरिवेटिव जब आप स्क्वायर्स का लेते हैं तो आपकी जो पावर होती है, पावर जो है वो समझें कि पहले आ गई, पावर को आप पहले ले आए और पावर में से आपने क्या करना होता है, एक जो है वो लेस करना होता है। तो ये हमारे पास 2 समेशन वाई माइनस, क्योंकि हम एक ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वाई माइनस ए माइनस बी एक्स। तो फिर इन साइड पावर के इन साइड जो है वो दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये ए वाई के ए के अकॉर्डिंग है तो वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये भी आपके पास
ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या बनी है जी, 2 समेशन y माइनस a माइनस बी एक्स माइनस 1। आपने एक दफ़ा दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव क्यों लेना है? आप जो लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप क्या करते हैं, या मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड भी हो, उसमें आपको जो है वो सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ता है। फर्स्ट डेरिवेटिव से आप पहले इक्वेशन बनाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके आपने देखना है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू मिनिमाइज हो रही है, ठीक है। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो मींस मैक्सिमाइज हो रही है। ये समझे ऑपोजिट है, अगर ग्रेटर है तो ये मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है, और अगर लेस है तो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो आपको ये भी चेक करना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या मैक्सिमम, इसका सिर्फ यही काम है, ये चेक करना कि सेकंड डेरिवेटिव क्या ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 चेक करते हैं, और एमएल मेथड जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन 0 चेक किया जाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव जब हमने लिया, इसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव a के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये क्या हो गया, -2 समेशन एज इट इज़। इसके ब्रैकेट के इनसाइड देखें, a के अकॉर्डिंग y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव भी आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि a के अकॉर्डिंग ये y भी उसके लिए कांस्टेंट है और bx भी उसके लिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो -2, और समेशन जब 1 पे अप्लाई होगा तो आपको पता है समेशन जब कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है वो आप लिखते हैं। और क्योंकि समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n है तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो ये माइनस, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होके +2n आ गए, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स के आपका ये डेरिवेटिव शो कर रहा है कि ये जो फंक्शन है वो मिनिमाइज हो रहा है। इसका बेसिक पर्पस ही सेकंड डेरिवेटिव का बस यही है, ये चेक करना। जब आप चेक कर लेंगे तो आप वापस क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपने बनाई होगी इस इक्वेशन को आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। आपने पुट कर दिया पार्शियल डेरिवेटिव m पार्शियल डेरिवेटिव a के अकॉर्डिंग, जो आपने विद रिस्पेक्ट टू a आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था उसको 0 के इक्वल पुट किया, और इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू लगाई, दैट इज़ 2 समेशन। और अगर ये माइनस साइन जो है वो यहाँ पे आपको पता है कि -1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि -1 कांस्टेंट है, तो फिर 0 के इक्वल क्या हो सकता है, 2 समेशन y माइनस a माइनस बी एक्स, वो हमने यहाँ लिख दिया। या एक आप अक्सर छोटी क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट, या अक्सर बड़ी खैर क्लासेस में भी ये पढ़ते हैं कि माइनस साइन यहाँ जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हुआ, और 0 के साथ कोई भी चीज़ जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई हो या तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये इसका होता है कि -1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि -1 एक फिक्स क्वांटिटी है। तो ये टर्म जो है जिसमें वेरिएबल है ये 0 के इक्वल हो सकती है, तो इसको हमने 0 के इक्वल लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब वही वाली टर्म कि ये जो 2 है ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मींस ये जो समेशन y माइनस a माइनस बी एक्स है ये 0 के इक्वल होगा। या जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, या फिर सिंपली आप ये कह सकते हैं कि बोथ साइड पे आप डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास ये टर्म रह जाएगी। इन साइड समेशन आपने अप्लाई करना है, समेशन y माइनस na माइनस b समेशन x, और इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया आपने, ठीक है जी। इक्वेट करने के बाद हम जो है कुछ इस तरह की इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं कि हमारे पास a की वैल्यू सेपरेट हो जाए। हमने क्योंकि एक बार फाइंड एस्टिमेटर फाइंड करना है ना, तो आपने क्या किया जी, पहले सबसे पहले समेशन y और na और bx जो है वो यहाँ पे माइनस हो रहे थे, आपने यहाँ पे भी ऐड किए और इस 0 के इस तरफ भी ऐड किए, तो ये हमारे पास na प्लस b समेशन x आ गया। उसके बाद a के साथ हमें a सेपरेट चाहिए, n मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड्स पे हम n से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड्स पे n पे डिवाइड किया तो ये आपको पता है फार्मूला किसका बन जाएगा, समेशन y ओवर n y बार होता है, मीन की वैल्यू है। इसी तरह समेशन x ओवर n भी मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये y बार इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार हो जाएगा। और अगर हमें a का एस्टिमेटर चाहिए तो हम इसको सेपरेट करेंगे a, तो ये वैल्यू हो जाएगी y बार माइनस बी एक्स बार। अच्छा, आप एट द एंड देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ कैप लगा दिया, क्योंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अल्फा को शो कर रहा है, इसलिए एट द एंड ये कैप जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये एस्टिमेटर है। अदरवाइज सिंपल स्मॉल a भी लिखा हो तो वो एस्टिमेटर को ही शो करता है। हाँ, यूजली ये होता है कि अगर आप अल्फा यूज़ कर रहे हों एस्टिमेटर के तौर पे तो फिर आप अल्फा कैप लिख देते हैं। वैसे स्मॉल a भी आप लिखें तो वो एस्टिमेटर को ही रिप्रेजेंट करता है अगर आप कैप ना भी लगाएं। लेकिन नोटेशन को स्टूडेंट्स को फेमिलराइज करने के लिए किस तरह की नोटेशन यूज़ होती हैं, मैंने यहाँ पे कैप लगा दी है, ठीक है बेटा। तो ये अब हमने a को एस्टिमेट कर लिया है, ठीक हो गया। इसी तरह बेटा सिमिलरली अगर आपने b को एस्टिमेट करना है तो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, सारा वही प्रोसीजर। पहले आपने डेरिवेटिव जो है वो a के अकॉर्डिंग लिया है, तो अब आप डेरिवेटिव किसके लेंगे, b के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। उसी तरह पावर के साथ जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है वो आपकी पहले आ जाएगी, पावर पहले आ गई। और अब यहाँ माइनस x क्यों आया, क्योंकि जब आपने इन साइड डेरिवेटिव लिया तो y के लिए b जो है वो कांस्टेंट है, b के लिए y, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, माइनस a का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, और माइनस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा,
बी के अकॉर्डिंग क्योंकि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे साथ माइनस एक्स आ गया। ठीक है जी, आपने यहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस साइन पहले आ गया और समेशन एक्स, याद रखिएगा कि एक्स जो है वो समेशन के इनसाइड रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए कि क्या ये मिनिमाइज़ कर रहा है या मैक्सिमाइज़ कर रहा है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि ये वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ करे और उसके लिए ज़रूरी है कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आना चाहिए। आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गई है, ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है ये सही डेरिवेटिव लिया है -2 और अंदर आप बी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो समेशन एक्स, उसी तरह इन साइड जब लेंगे तो वाई का 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव ए का भी 0 हो जाएगा और इन साइड बी के अकॉर्डिंग जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ सिर्फ माइनस एक्स आएगा। ठीक हो गया। इसको आगे देखें, ये वाला कैंसिल कर दिया है मैंने, ये वाले जो स्टेप्स हैं वो सही हैं। अच्छा, -2 और ये थोड़े ब्लर नज़र आ रहे हैं बट थोड़ा सा आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे या खुद भी करेंगे तो समझ आ जाएगी। ये क्या लिखा है -2 और ये माइनस साइना मैंने लिखा है माइनस समेशन, ये वाला एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर 2 समेशन एक्स स्क्वायर और ग्रेटर दैन 0, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी होती है कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है, तो तब हमें पता चलता है कि ये फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल पुट करना है और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो आई थी इसको अब आप 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट के -2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये वाली जो हमने वेरिएबल टर्म्स हैं उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, इनसाइड मल्टीप्लाई किया एक्स को और समेशन अप्लाई किया, इक्वेशन बना लिया है। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे ए की वैल्यू नज़र आ रही है। ए की वैल्यू जो आपने पहले फाइंड की है, ये जो ऊपर आप वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ये ए की वैल्यू आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ज़रूरी है ना उसमें से ए को एलिमिनेट किया जाए, तो एलिमिनेट करने का अगर ये आपने मैथमेटिक्स में ज़रूर ये एलिमिनेशन रूल पढ़ा होगा कि ए की वैल्यू अगर आपको पता है तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो वो दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है और ये सारी इक्वेशन बी की फॉर्म में आ जाएगी। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी y बार माइनस बी एक्स बार, और जहाँ जहाँ में ए की वैल्यू सिर्फ यहीं पे थी, उसके बाद पुट करने के बाद आपने इसको ओपन कर दिया। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशंस हैं, स्टेप्स को आप खुद देखें। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जहाँ बी की टर्म थी उनको हमने कॉमन लेके कलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये टर्म्स जो हैं वो राइट साइड पे हमने शिफ्ट करवा दी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये शिफ्ट होने के बाद यहाँ डिवाइड हो गई। ये कुछ माइनस प्लस के चीज़ें हुई हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा। बिल्कुल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो ज़रूर आपने पहले भी देखे होंगे, या अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो बी की वैल्यू इन शॉर्ट हमारे पास क्या बन गई, समेशन एक्स वाई माइनस 1/n समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एक्स का होल स्क्वायर। आपके पास इस तरह वाई बार एक्स बार की फॉर्म में भी वैल्यू होती है और हमने अगर वाई बार को और एक्स बार को ओपन करके इस तरह से लिखा है तो जनरली शायद अगर आपने पहले अगर कहीं BS लेवल में पहले पढ़ा है या पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो शायद ये फार्मूला भी देखा हो कि n यहाँ पे लिखा होता है। तो अगर आप पूरी इक्वेशन को यहाँ पे ऊपर नीचे न्यूमरेटर को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या इक्वेशन बनेगी, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई समेशन एक्स n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो है आपके पास b की वैल्यू आ गई है। ये एक डिटेल मेथड है कि किस तरह से आपने बेटा इसकी जो वैल्यूज़ हैं आपने डेरिवेटिव लेके किया है। लेकिन आई होप सो अगर आपने पहले ये मेथड्स पढ़े हुए हैं तो आपको एक शॉर्टकट मेथड भी आता होगा कि नॉर्मल इक्वेशन जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो नॉर्मल इक्वेशन बड़ी आसान होती है बनाना कि आप क्या करते हैं कि जिसके लिए आप यहाँ जैसे एस्टिमेटेड मॉडल है तो जिसके लिए आपने इक्वेशन बनानी है उसका जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्म, आप क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर। मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने ए के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनानी है तो आप इसका जो कांस्टेंट है वो 1 है तो आप पूरी इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और साथ समेशन अप्लाई कर दें तो ये आपके पास बनेगा समेशन वाई ए प्लस बी समेशन एक्स। अब इसको अगर जेन में रखें तो क्या यही टर्म बनी समेशन वाई ए समेशन बी समेशन एक्स, यही टर्म मैं आपको अभी बोल रही थी। ये देखें तो जब आप इसके साथ अप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल इक्वेशन हमारी डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशन जो है वो बन सकती है। यहाँ से बनाएं तो समेशन जब अप्लाई करेंगे समेशन वाई ए के ऊपर समेशन अप्लाई होगा तो एन ए हो जाएगा और प्लस बी समेशन एक्स। तो ये कितना इंस्टेंट स्टेप है नॉर्मल इक्वेशन बनाने का। ये जो अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा वो बहुत डिटेल प्रोसीजर है, लेकिन अगर इंस्टेंट नॉर्मल इक्वेशन आपको बनानी है तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन अगर बी के लिए बनानी है तो बी का कांस्टेंट यहाँ पे एक्स है, पूरी इक्वेशन को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और फिर समेशन अप्लाई कर दें तो ये आपके पास यही वाली टर्म आ जाएगी जो आपने अभी बनाई है, दैट इज़
ये वाली टर्म की समेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो समेशन एक्स वाई माइनस ए समेशन एक्स वाई एक्स माइनस बी समेशन एक्स के। तो ये एक आसान तरीका है नॉर्मल इक्वेशन को बनाने का, लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये डेरिवेटिव का प्रोसीजर चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये दोनों ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से मैंने आपको बताया कि हम मॉडल को एस्टिमेट कैसे करते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट कि इन इकोनोमेट्रिक्स डेविएशन फॉर्म आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। डेविएशन फॉर्म का वर्ड आपने सुना होगा कि डेविएशन फॉर्म इकोनोमेट्रिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। रिग्रेशन में आप ये हरगिज़ नहीं कर सकते कि एक्स वाई कैपिटल लिखा हुआ है तो जैसे बच्चों की कुछ राइटिंग होती है वो स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में या रिग्रेशन में अगर आप स्मॉल एक्स वाई लिखेंगे तो उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है और कैपिटल एक्स वाई लिखेंगे तो उसका मतलब डिफरेंट है। तो कैपिटल एक्स वाई जो है वो आप स्मॉल लेटर्स का मतलब है कि आप डेविएशन फॉर्म, और डेविएशन फॉर्म का मतलब होता है कैपिटल एक्स की हर वैल्यू में से अगर मीन को माइनस कर दें तो वो किसकी इक्वल होता है, एक्स स्मॉल एक्स, और इसको हम डेविएशन फॉर्म कहते हैं क्योंकि हम इसकी डेविएशन ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं मीन वैल्यू से। और अगर स्मॉल वाई किसकी इक्वल होगा, वाई माइनस वाई बार। अब यही वैल्यूज़ अगर मैं इसमें पुट कर दूँ बेटा तो ये हमारे पास अगर एक फॉर्म आप बनाएं सिंप्लीफाई करके आप इसको बना सकती हैं। अगर आपने कहीं फार्मूला देखा हो तो ये फॉर्म इस तरह भी बनती है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार, और नीचे आएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो उसको अगर आप डेविएटेड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर। ये जो बीच के छोटे छोटे स्टेप्स में स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, तो आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि ये जो है डेविएटेड फॉर्म जो है वो किस तरह से बनती है। लेकिन आज हमने इसको दोबारा से देखा कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड को जो है हम कैसे फाइंड करते हैं। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी हमारा इनिशियल चीज़ें चल रही हैं इसलिए मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी लेके चल रही हूँ। अदरवाइज़ ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं इस मेथड को यूज़ करते हुए, बट आज बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल से भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया और मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया कि हम नॉर्मल इक्वेशन कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारे पास ML एस्टिमेटर्स हैं, बट इंशाल्लाह बेटा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप सो कि आज जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।